गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था। y इज इक्वल टू a/2 e की पावर x/a प्लस e की पावर माइनस x/a जो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ लेंथ। हाँ जी, इज ए ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड क्वांटिटी, देन क्वांटिटी इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा इसका मतलब अगर मैं इसको y बोलता हूँ तो ये बेटा मेरी ज्योमेट्रिकल मीन है। क्या है बेटा? ये मेरी क्या है? ज्योमेट्रिकल मीन है। ठीक है ना? तो y इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। ज्योमेट्री मीन किसकी बेटा? लेंथ ऑफ नॉर्मल की एंड क्वांटिटी। कोई ये क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता क्या है उसकी। ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो बेटा क्वांटिटी को मैं क्यों बोल देता हूँ? बेटा लेंथ ऑफ नॉर्मल में भी कैसे होती है बेटा? वाई वन सेक थीटा होती है। ठीक है, मुझे क्वांटिटी को निकालना है। ठीक है बेटा, वैल्यूज डाल देता हूँ। तो वैल्यूज मुझे कितना मिल गई? पहली बात तो रूट है, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करें मुझे क्या मिल गया? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सेक की जगह क्या कर दूँ बेटा? क्योंकि बेटा हम जानते हैं पूरा फंक्शन tan के अंदर होता है। हाँ जी, क्योंकि dy अपॉन dx में लाना है मुझे पूरे फंक्शन को। ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा? सेक को कर दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? स्क्वायर रूट होने में बेटा ये इस तरफ मिल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो बेटा मेरे पास y की वैल्यूज डाल देता हूँ तो मुझे क्या मिल गया? अच्छा, तो बेटा ये मेरा क्या आ गया? y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू क्यू। तो क्यू कितना हो जाएगा बेटा? क्यू बेटा मेरे पास हो जाएगा, क्यू बेटा मेरे पास हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होगा नहीं होगा? बेटा tan स्क्वायर थीटा एक्चुअल में क्या है बेटा? वो बेटा मेरा dy अपॉन dx है। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने sec को tan में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? मैंने tan निकाल के ट्राइंगल निकाल के तो सॉल्व कर सकता था, पॉसिबिलिटी वो भी थी। बट बेटा इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से लिखूँ तो बेटा जो मेरा tan आएगा ना वो इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? इक्वेशन की फॉर्म में। फिर उसको sec में कन्वर्ट करने में थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए बेटर ये sec को tan के टर्म में ही लिख दो। ठीक है ना? अगर मुझे पॉइंट ऑफ डिटेक्शन पता हो तो वहाँ पे तो कैसे फाइनाइट क्वांटिटी आती तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो y मेरे पास कितना है बेटा? y मेरे पास है a/2 ब्रैकेट में e x/a प्लस e की पावर माइनस x/a। डिफरेंशिएट कर दिया y/a a/2 e की पावर x/a 1 अपॉन x। बेटा प्लस था बट एक्चुअल में मेरे पास क्या आने वाला है? e की पावर माइनस x अपॉन ए, फिर माइनस में 1 अपॉन ए आने वाला है। और बेटा जो इधर प्लस है ये और ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बना देंगे बेटा? इसको क्या कर देंगे? ये माइनस मेरा रिमूव हो जाएगा और बेटा यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ए को मैं काट दूँ कॉमन लेके, तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया ये। क्लियर? क्या समझ में आया? मैंने इधर उसको उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बेटा कहाँ पे है बेटा? ये स्क्वायर के अंदर है क्योंकि वाई स्क्वायर चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसका ही मुझे स्क्वायर चाहिएगा। चलो हम यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? +1 याद है? तो बेटा ये मेरा +1 हो गया। अब बेटा एक बात सोचना, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये fx है, ये 1 अपॉन fx है, fx प्लस 1 अपॉन fx। तो बेटा fx माइनस 1 अपॉन fx को अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इस तरह से ही दे रखा है फंक्शन बेटा मेरा। देखो ये fx, ये -1 अपॉन fx। ठीक है, अपॉन 2 है +1, यही दे रखा है बेटा। जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो मुझे मिलेगा स्क्वायर स्क्वायर -2 मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। जब मैं a इंटू बी करूँगा तो fx इंटू 1 अपॉन fx, तो ये वाला fx और ये वाला fx कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? ओनली -2 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इसको ओपन करूँगा इस वाले फंक्शन को तो बेटा मुझे ये मिलने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, और नीचे क्या है बेटा? नीचे 4 है क्योंकि इसके होल स्क्वायर है तो ये आ गया 4।
अब बेटा मुझे दिख रहा है यहाँ पे +1 है तो एलसीएम जाएगा, एलसीएम जाएगा तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटा यहाँ पे हो जाएगा +4, होगा नहीं होगा। फिर बेटा -2 और +4 का अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, +2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ जी। अब बेटा इसको मैं फर्दर अगर मैं चेंज करता हूँ तो बेटा इसको क्या, मैं फंक्शन को वापस हटा के x + 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ। मतलब बेटा मैं इस पूरे फंक्शन को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस पूरे फंक्शन को लिख सकता हूँ e⁻x/a प्लस, पूरे फंक्शन क्या लिखूंगा मैं, इस पूरे फंक्शन को लिखूंगा मैं e⁻x/a प्लस e⁻−x/a/2 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। और इस पे बेटा अगर मैं रूट लगाऊंगा तो ये होल स्क्वायर और ये रूट मेरा क्या होगा, नेगलीफाई हो जाएगा, ये आएगा। तो मुझे क्या मिल गया बेटा, मुझे मिल गया ये फंक्शन, ठीक है। और नीचे मेरे पास क्या था, y। बेटा अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो देखो ये और ये कट गया, 2 से 2 कट गया, कटेगा नहीं कटेगा। हाँ जी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, मैंने ये बेटा यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। ये मेरा एक्चुअल में नीचे आने वाला था, ये मेरा ऊपर आने वाला था, ठीक है। तो मेरे पास क्यू क्या आ गया, क्यू मेरे पास था y, y का मतलब a/2 e⁻x/a प्लस e⁻−x/a, ठीक है। और अंदर नीचे वाला पार्ट क्या था, 1/2 e⁻x/a प्लस e⁻−x/a। हाँ जी, यही तो निकाला था हमने अभी, याद है ना। तो बेटा मेरा क्या हुआ, ये दोनों कट गए, 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्यू क्या आ गया बेटा, मेरे पास क्यू आ गया ए, हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। बेटा देखिए क्वेश्चन अच्छा था, क्यों अच्छा था, एक तो कोई हार्ड बात नहीं है, बट जो उन्होंने दो काम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किए, एक तो ज्योमेट्रिकल मीन उन्होंने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट थोड़ा आ गया। दूसरा बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और देखता हूँ तो बेटा इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है ना वो भी बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। हाँ, एओडी में बेटा ये चीज़ आती है, बच्चा के बाद लैंग्वेज में कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ सब नॉर्मल इज ऑर्डिनेट एंड सब टेंजेंट आर इन जीपी। चेक कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू सब नॉर्मल इंटू सब टेंजेंट। तो सब नॉर्मल कितना होता है, वाई कॉट थीटा, सब टेंजेंट कितना होता है, वाई टेन थीटा, कट गया वाई स्क्वायर मेरा कितना होता है, ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये क्या हो गया, तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ऑफ y is equal to fx at 3,4 and tangent is meeting coordinate axis at a and b, then maximum area of the triangle abc, ठीक है ना। हाँ जी, जरा समझिएगा बेटा, एग्जामिनर बोल रहा है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और सब टेंजेंट मेरा इक्वल है। आगे क्या बोल रहा है, टेंजेंट मीटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, मतलब अगर ये मेरा कर्व है, मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो बेटा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए पे और बी पे कट कर रहा है, ठीक है। मुझे इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है, क्या निकालना है मुझे, इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो जो कंडीशन दे रखी है थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ यूजफुल रिजल्ट मिल जाए। तो मुझे रखा है एस एन इज इक्वल टू एस टी, बोल रखा है दैट इज वाई टेन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉट थीटा, वाई से वाई कट गया, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या है 1/dy/dx। तो बेटा मुझे स्लोप मिल गया +-1, स्लोप मिल गया +-1। पॉइंट मुझे दे रखा है 3/4, पॉइंट मुझे दे रखा है 3/4। तो बेटा मेरी लाइन आ गई y माइनस एक्स माइनस वाई इजल टू -1। जब इक्वेशन निकालूंगा दूसरी आ गई x प्लस वाई इजल टू 7, ठीक है। इसका मतलब बेटा मेरे दो ट्रायंगल बनने वाले हैं, अब मुझसे कौन सा पूछा है, मैक्सिमम। तो दोनों का एरिया निकाल लो बेटा, इसका एरिया आया मेरा 1/2
इसके थ्रू ये जाए मेरा 49/2, तो मैक्सिमम कौन सा हुआ ये वाला, तो आंसर कितना होगा 49/2। सर ये कैसे निकाला सर, बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई तो बेटा उसके इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल दो। उससे क्या होगा, ये जो ये वाला है इसका मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाला है इसका मतलब ये वाई इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब बेस और ये हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट दैट इज 49/2। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। बेटा आपको इस क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। एक्चुअल में बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर बेटा मिनिमम कुछ वैल्यू पूछे तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहले बेटा वही आता है कि डिफरेंशिएट करके निकालो, पर बेटा डिफरेंशिएट करने में क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में मुझे x1 और x2 दे रखे हैं, समझ में आया। तो फिर क्या किया जाए बेटा, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये क्या है, ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या चीज़ है। मैंने आपको कहता है सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल है, याद आया, हाँ जी। और सर ये क्या है, अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू 9/x1, क्या ये याद है आपको, यही मैंने आपको कराया था। ये क्या है बेटा, ये बेटा है आपका हाइपरबोला। तो सेमी पैर आप सेमी सर्कल और हाइपरबोला में मैंने कुछ रिलेशन आपको बताया है क्या, हाँ जी, क्योंकि अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए इसका मतलब इसका मुझे मिनिमम चाहिए, समझ में आया। तो सेमी सर्कल और हाइपरबोला में ये क्या चीज़ है सर, बेटा अगर दोनों की डिस्टेंस मिनिमम हो गई तो ये भी क्या आएगा मेरा, ये एक्चुअल में डिस्टेंस की तो बात कर रहा है, ध्यान से अगर आप देखें तो, हाँ जी। तो मैं इसे y1 मानूंगा, इसको y2 मानूंगा, तो बेटा y1 मेरा आ गया सर्कल, यहाँ से मेरा y2 आ गया, इन दोनों को बेटा मैं y इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर लूँगा। आपको याद है मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला आपका, ठीक है। आपको शॉर्ट हैंड डिस्टेंस मिल जाएगी, उसी एक्स के लिए बेटा ये मुझे अपना मिनिमम देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और ये एक्चुअल में क्या है बेटा, ये अगर आप ध्यान से देखो तो देखो मैंने लिखा भी है, ये एक्चुअल में डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये हो गया x माइनस x1 और ये y1 माइनस y2, क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिएगा इस पर, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस तरीके से नहीं जाते, किसी और तरीके से जाते हैं तो बेटा क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा ट्रमेंडसली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए ये मुझे क्या शो करता है और ये मुझे क्या शो करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, तो करते रखें, आपसे पूछा है मुझे λ1 और λ2 को निकालना है, जिससे कि आपके दोनों कर्व क्या हों, ऑर्थोगोनल। कर्व ऑर्थोगोनल की कंडीशन आपको याद होगी, ये रही, याद है, कंपेयर करें तो बेटा जब मैं वहाँ से उठा के यहाँ पे डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/b2, देखो b2 मेरे पास क्या है, ये रहा 1/b2, बी स्क्वायर प्लस λ2, हाँ जी, बी स्क्वायर प्लस λ2, मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया है। अगर मैं दोनों को माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या जाएगा, ए1 माइनस कॉमन को ले लो, ए1 पहला जाएगा, ए2 बाद में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बी स्क्वायर माइनस प्लस λ2, बी स्क्वायर प्लस λ2, ए स्क्वायर प्लस λ1, ए स्क्वायर प्लस λ1, ठीक है। क्लियर हो नहीं हुआ बेटा, जो आपसे ओपन करोगे तो आपको मिलेगा λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू λ1 माइनस λ2। और बेटा हम जानते हैं ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, तो अगर ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है इसका मतलब लैम्डा और λ1 तो क्या होंगे, बिलोंग्स टू आर। मतलब ये दोनों कटने वाले हैं अल्टीमेटली। मैं यहाँ पे a1 a2 की कुछ भी वैल्यू डालूँ या λ1 λ2 की कुछ भी वैल्यू डालूँ बेटा, अल्टीमेटली ओपन होने पे बेटा ये दोनों कटने ही वाले हैं। और बेटा अगर ये कटने ही वाले हैं तो बेटा मैं इनकी जगह कुछ भी पुट करूँ बेटा ये मुझे ऑलवेज क्या देंगे, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। इसका मतलब एक्स ये λ1 λ2 तो क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व नॉट x स्क्वायर माइनस 1
एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा सबसे पहले तो बेटा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखिए आप। अगर बेटा कभी भी आपको दो कर्व मॉडुलस के फॉर्म में दे रखें, ठीक है ना, और आप इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो बेटा बेस्ट तरीका मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए, मॉड हटाने के लिए बेटा तरीका हमारे पास होता है कि मैं पूरे फंक्शन की स्क्वायरिंग कर दूँ। क्या कर दूँ? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग हो गई। बेटा कई बच्चे इसको खोल के स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब बेटा मैं ए माइनस बी करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस थ्री, और बेटा तो मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस वन प्लस ए स्क्वायर माइनस थ्री। इधर कैंसिल आउट बेटा, इधर मुझे मिल गया टू और बेटा इधर मुझे मिल गया वन। तो बेटा मुझे यहाँ से x मिल गया बेटा प्लस माइनस रूट टू। ठीक है, अगर मेरा x मिल गया y में डाल दूँ, y में मुझे कितना मिल गया? वन। gx में मुझे कितना मिल गया? वन। और दोनों के लिए मिला, देखो दोनों x को डाल के चेक करिए, हो सकता है किसी x के लिए मुझे दोनों सेम आ रहे हो, किसी के लिए नहीं आ रहे, तो दोनों को निकाल लीजिए, तो दोनों पे मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो गए मेरे? प्लस माइनस रूट टू कॉमा वन। इसका मतलब दो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, एक तो कॉमा वन, दूसरा माइनस रूट टू कॉमा वन। ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं रूट टू कॉमा वन के लिए, रूट टू कॉमा वन के लिए। बट बेटा फिर से प्रॉब्लम की बात ये कि सर स्लोप कैसे निकालूं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि बेटा स्लोप अगर आपको निकालना है मॉडुलस फंक्शन का, और अगर आपको पॉइंट पता है, तो बेटा उसकी टेंटेटिव वैल्यू निकाल लीजिए कि फंक्शन मेरा पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको ओपन कर दीजिए पॉजिटिव के साथ, और अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको ओपन कर दीजिए नेगेटिव के साथ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो रूट टू को उसमें डाल के चेक करिए कितना आएगा? टू माइनस वन दैट इज वन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब बेटा ये एज इट इज खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है, नीचे वाले में क्या करोगे जी इसमें बेटा, तो बेटा ये आएगा नेगेटिव, तो बेटा ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। ठीक है, तो दोनों डिफरेंशिएट कर दो। जी डैश कितना आ गया? टू एक्स। टू एक्स में एक्स की वैल्यू रूट टू, तो टू रूट टू आ गया। इधर क्या आएगा? माइनस टू एक्स दैट इज माइनस टू रूट टू। फॉर्मूला डाला, आंसर आ गया बेटा फोर अपॉन रूट टू एम टू माइनस एम वन। ठीक है, चलिए यहाँ तक बेटा कल मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था। ठीक है ना, आज स्टार्ट करते हैं बेटा हम वर्टिकल टेंजेंट का। स्टार्ट करते हैं वर्टिकल टेंजेंट। बेटा जरा समझिएगा, y इज इक्वल टू, अगर मैं साइन एक्स बोलता हूँ, मॉड साइन एक्स बोलता हूँ, तो बेटा कर्व मेरा ऐसा बनेगा साइन एक्स का, मॉड लगाते बेटा मेरा कर्व ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि शार्प पॉइंट पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों? अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड पे टेंजेंट बनाऊँ तो इस तरह जाएगा, और इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा टेंजेंट इस तरह जाएगा, और एल एस डी और आर एस डी मेरे इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन मेरा इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब बेटा एक कॉन्सेप्ट अब आप और समझिए। बेटा अगर मान लो मैं दो सर्कल्स बनाता हूँ, ये सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया, ठीक है, और बेटा इसके नीचे वाले पार्ट को मैं काट देता हूँ, तो मुझे फिर ऊपर का स्पेक्ट्रम ऐसा दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मुझे अगर मैं इसको काट देता हूँ तो मुझे सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा ऊपर का, ये रहा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, जब आप इसे नॉर्मल कर्व के अंदर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर शार्प जा रहा है। क्या जा रहा है? शार्प जा रहा है, और उसे सीधे देख के क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे ये नॉर्मल टेंजेंट जा रही थी। हाँ जी, इसका मतलब इस पॉइंट के जस्ट ऊपर टेंजेंट का स्लोप यही है, और इस पॉइंट के जस्ट ऊपर भी टेंजेंट का स्लोप यही है। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालता हूँ तो बेटा वो टेंजेंट क्या जाएगी? दो अलग अलग ना जाके बेटा एक ही टेंजेंट जाएगी। क्या समझ में आया नहीं है? हाँ जी, तो इधर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट बेटा इधर एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, और बेटा जो ये टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है ना बेटा, हम इसको बोलते हैं वर्टिकल टेंजेंट। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। अब सर वर्टिकल टेंजेंट, सर ये तो थोड़ा सा एक चीज कॉन्सेप्ट, बट देखो वर्टिकल टेंजेंट एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट आया है, वो थोड़ा और डीपली और समझाता हूँ मैं चलो उसको। वर्टिकल टेंजेंट के बेटा दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके से दो यूनिक केस हमारे सामने बनते हैं। एक तो ये वाला जहाँ पे हम नॉर्मली बोलते हैं कि भैया जब भी शार्प मोड आएगा
फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट अगर किंक बनता है इसको बोलते हैं किंक, ठीक है, तो टेंजेंट बन जाती है, ठीक है ना। दूसरा बेटा अगर आपने कहा होगा, देखो आपने क्या पढ़ा होगा अभी तक कि टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट वो होती है जो कर्व को टच करके निकलती है। टेंजेंट इज ए लाइन who touch a curve at point of tangency, मतलब कर्व पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे टच करके निकलती है, हम इसको बोलते हैं वो टेंजेंट। क्लियर वो नहीं हुआ, ठीक है ना। बट बेटा हमारे पास कुछ टेंजेंट ऐसी भी होती हैं जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में बजाय कर्व को टच करने के कट करके निकलती हैं, ठीक है सर। कैसे 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 समझाता हूँ। अगर आप y इजल टू एक्स क्यूब की टेंजेंट बनाते हो, ये दिख रहा है, ये आपकी टेंजेंट, ये कर्व हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, कर्व हो गया, ठीक है। तो बेटा जो आपके ओरिजिन से जो एक्सिस निकलेगी ना, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली, ये बेटा एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में इस कर्व की टेंजेंट है, ठीक है ना। इसका मतलब सर किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे कट करके निकल रही है उसी पॉइंट पे ये इस कर्व की टेंजेंट है, ठीक है ना। मतलब क्या कोई लाइन किसी कर्व की टेंजेंट हो सकती, मतलब टेंजेंट कर्व कट के निकल सकती है क्या, बेटा बिल्कुल निकल सकती है। देखो सिंपल से अगर हम क्या बोलते हैं कि टेंजेंट क्या होती है, देखो अगर मैं ये कर्व बोलता हूँ तो इस पॉइंट से जो लाइन जा रही है ही टेंजेंट होगी, और टेंजेंट का हमने कॉन्सेप्ट भी सीखा था, तो वो चुकी यही लाइन होगी, टेंजेंट होगी नहीं होगी, बेटा टेंजेंट का हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जिस पॉइंट पे हमारी टेंजेंट, पॉइंट पे मुझे टेंजेंट निकालनी होती है उससे एक पॉइंट पहले, हाँ जी, हमने कहा था कि उस पॉइंट से जस्ट लेफ्ट हैंड में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और फिर जस्ट राइट हैंड पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर वो लाइन सीधे स्ट्रेट बनती है तो मैं क्या बोलता हूँ, टेंजेंट, उसी को टाइप बाई टेंजेंट हो जाती है। मतलब उस पॉइंट की जो मेरी एल होती है, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट हैंड टेंजेंट, ये हो गई राइट हैंड टेंजेंट, और बेटा ये दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है, तो बेटा एज ए स्ट्रेट लाइन अपेयर होती है, बल्कि ये एक पॉइंट से खींची हुई दो रेखाएं होती हैं, एक पॉइंट से खींची हुई दो रेखाएं होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना। बट दोनों का स्लोप इक्वल होने की वजह से बेटा ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपेयर होती है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है, कि बेटा अगर मैं कर्व इस तरह से बना रहा हूँ, तो इस तरह से, इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा देखो जब मेरे पास कर्व ने, जब मेरे पास कर्व जैसे ये वाला जो कर्व था बेटा, जब ये कर्व एक बार जब स्लोप इसका 90 आएगा ना, यहाँ पे मैंने 90 एग्जैक्टली नहीं बनाया, तो इस तरह से होता है ये कर्व, मतलब ये मेरी एक्सेस हो गई इस तरह से, तो बेटा इसके इस तरह से, ठीक है। तो बेटा जब मैं इस पॉइंट के इस जस्ट राइट में कर्व लाइन बनाता हूँ तो बेटा वो लाइन ये जाती है, और उस पॉइंट के बेटा जस्ट लेफ्ट में कर्व बनाता हूँ बेटा तो वो लाइन ये जाती है। तो एक्चुअल में इस पॉइंट की जो टेंजेंट है ना बेटा, वो यही लाइन एक टेंजेंट बन जाती है, क्या बन जाती है, टेंजेंट। क्योंकि बाकी जगह ऐसा फिनोमेना नहीं होता कि भैया लाइन आपको टेंजेंट कट कर जाए, ठीक है। बट जो आपका पॉइंट ऑफ इंक्लेशन होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंक्लेशन। पॉइंट ऑफ इंक्लेशन का मतलब सर बेटा वो पॉइंट जहाँ पे कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज करता है, मतलब कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप अगर मेरा कर्व हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेशन के अंदर बेटा जो टेंजेंट जाती है बेटा, वो कर्व को कट करके निकलती है, क्योंकि उसके जस्ट राइट में जो टेंजेंट होगी वो कर्व के नीचे होगी, क्योंकि कॉन्केव अप है, और उस पॉइंट की जस्ट लेफ्ट में जो होगी वो बेटा कर्व के ऊपर होगी, क्योंकि बेटा कॉन्केव डाउन है, और बेटा हम जानते हैं कॉन्केव अप में टेंजेंट नीचे होती है, कॉन्केव डाउन में टेंजेंट ऊपर होती है। तो अगर मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा तो बेटा वो स्ट्रेट लाइन होगी जो कर्व को कट करके निकलेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। तो जो एक्चुअल में ये क्या होती है, ये टेंजेंट होती है। ओके 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 सर, तो सर इससे हमारा वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है, बेटा ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट क्या है बेटा, अगर मैं इसी कर्व को y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की जगह y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स क्यूब कर दूँ, रूट क्यूब कर दूँ, तो मेरा कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, दिख रहा है।
अब बेटा ये कॉनकेव अप है, ये कॉनकेव डाउन है, तो टेंजेंट इसके ऊपर बनेगी कुछ इस तरह से और इसके नीचे बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और बेटा जो ये वाली टेंजेंट होगी ना बेटा, इसका जो स्लोप होगा बेटा वो ऑलवेज 90 होगा, और बेटा इसको मैं बोलूंगा वर्टिकल टेंजेंट। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, इसे मैं क्या बोलूंगा, वर्टिकल टेंजेंट। तो बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वर्टिकल टेंजेंट कब कब बनी? एक तो जब मेरा कर्व ने कॉन्केविटी का नेचर चेंज किया, मतलब कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन होना या कॉन्केव डाउन से, ठीक है ना, कॉन्केविटी चेंज होना, तो मुझे वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, ठीक है। दूसरा बेटा किंक आना, किंक आना, कौन सा केस आना, किंक आना। देखो इधर भी कॉन्केव डाउन है, इधर भी कॉन्केव डाउन है, ठीक है, बट किंक आया है, क्या है, किंक आया है, उस केस में वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, वर्टिकल टेंजेंट इज ए कंसिडरेबल ओनली फंक्शन इज when is continuous and is happened when slope of the tangent is approaching infinity or minus infinity। काम की बात बेटा यही है कि सर मैं निकालूंगा कैसे? बेटा हम स्लोप को इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मुझे वर्टिकल टेंजेंट निकल के आएगी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, ये तो फिनोमिना है कि कब कब निकलती है, ठीक है। एक्चुअल में 90 स्लोप 90 होने की वजह से ऑलवेज क्या होगा, देखो यहाँ पे भी 90 है और इधर भी 90 है, तो ऑलवेज क्या होगा बेटा मेरे पास, हाँ, मेरे पास जो स्लोप आएगा वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अब सर क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है कि सर मैं स्लोप को 90 मानूं कि 120 मानूं, क्योंकि 90 होने पे स्लोप मेरा क्या होगा, इन्फिनिटी, और 270 होने पे स्लोप मेरा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो मैं स्लोप कौन सा मानूं, एंगल कौन सा मानूं? ये वो तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। तो इसका फिनोमेना भी मैं आपको समझाऊंगा कि बेटा कब मुझे इन्फिनिटी लेना है, कब मुझे माइनस इन्फिनिटी लेना है, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्या सभी को इतना समझ में आया है कि आखिर वर्टिकल टेंजेंट होती क्या है, किस कंडीशन में बनती है, ठीक है। एक पहला किंग केस बनेगा और दूसरा बेटा जब आपका कर्व मेरा कॉन्केविटी चेंज करेगा, ठीक है। और कॉन्केविटी चेंज होता है जब मेरा पॉइंट ऑफ वो पॉइंट ऑफ, देखो पी और पीओ आई होता है जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, उसकी बेटा एक डेफिनेशन ये भी होती है, पीओ आई इज ए पॉइंट वेयर टेंजेंट ऑफ द कर्व कट, वेयर टेंजेंट ऑफ द कर्व कट द कर्व इटसेल्फ एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर लाइन कर्व को कट कर दे रही है तो बेटा वो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा ही होगा, ठीक है। देखो इधर भी कट किया है उसने और बेटा इधर भी कट किया है, दोनों केसेस में आपने टेंजेंट ने कट किया है, तो पी ओ आई वो पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट आपके कर्व को कट करके निकल जाती है। क्या समझ में आया, नहीं आया? हाँ जी, आगे की बेटा जो थ्योरी है हम कल पढ़ेंगे, कैसे निकालना है, क्या फिनोमेना होता है, कब इन्फिनिटी आएगा, कब माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। कल हम बेटा इसकी स्टडी करके कस्ट मोस्ट प्रोबेबली हम आपका ये वाला चैप्टर पैकअप हो जाएगा। फिर रेट ऑफ चेंजेस आपका छोटा सा टॉपिक है, आपने बोर्ड में आपने देखा होगा, ठीक है ना, 3-4 क्वेश्चन हम इसके करा देंगे, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा टॉपिक है, बस आपका चैप्टर बेटा 2 से 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म है। अगले चैप्टर्स बेटा हम बात करें तो बेटा अगले सभी चैप्टर्स बेटा छोटे छोटे, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा तो खैर नहीं, छोटा ही चैप्टर था, बट मैंने थोड़ा आपको लेंथी कराया, आपने स्टार्टिंग देखा होगा, स्टार्टिंग वीडियोस मैंने आपको थोड़ा जल्दी कराई थी प्रैक्टिस, उसमें 50 लेक्चर उसमें कंप्लीट किया था, बट मैंने एक्स्ट्रा क्यों कराया कि अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता है तो बेटा आगे के जब टॉपिक्स में आपको डर नहीं लगता, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ आपके 40-45 पेजेस का है। अगला टॉपिक मोनोटोनिसिटी, इसी का ही मोनोटोनो। उसके बाद आपका है मीन वैल्यू, वो 30 से 40 पेज, 30 से 35 पेजेस का है। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा वो लगभग 40 से 50 पेजेस का है, ठीक है। हाँ, तो आगे के सारे टॉपिक इतने बड़े नहीं हैं, जितना टाइम इसने लिया उतने टाइम में वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए बेटा, आज की क्लासेस ओवर, कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है।